हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंधु नदी तंत्र, इसके बाद हमें पढ़ना था गंगा नदी तंत्र और आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। देखिए, गंगा नदी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ में 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बारे में हम जो जानेंगे वो इस साइड पे हमने वर्णन लिख के रखा है कि हम किस चीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि उद्गम, मुहाना कहाँ पर है, लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल, विस्तार, प्रवाह, नदी और प्रयाग कितने बनाती है, साथ ही साथ में उपनाम क्या क्या है, महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं गंगा नदी को लेके, वही इस पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और इसका समापन कहाँ पर होता है। इस साइड में बात करें तो हमने गंगा नदी का पूरा डायग्राम बनाया है शुरू से लेके लास्ट तक का। देखिए, गंगा नदी का जहां से उद्गम होता है, मतलब जहां से ये नदी कहलाती है, वहां से लेके लास्ट में जो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की जो खाड़ी है वहां तक जहां पे उद्गम वो समापन होता है गंगा नदी का, वहां तक का हमने पूरा डायग्राम बना के रखा है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जब हम प्रॉपर गंगा नदी की बात करें तो पता होगा आप सभी को कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य से होता है। इसके साथ साथ में हम बात करें कि गंगा नदी मुहाना कहाँ पर बनाती है तो कहाँ पर समाप्त होती है, तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी पर समाप्त होती है। कुल 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुल 8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर लगभग फैली हुई है। अब इसके साथ साथ में यह 4 देशों से गुजरती है और 4 देशों से गुजरने के साथ साथ कुल भारत के 15 राज्यों से भी गुजरती है। मतलब गंगा नदी प्रॉपर नहीं जाती, लेकिन गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो जिन राज्यों से आती है, मतलब गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो भारत के कुल 15 राज्यों में और साथ ही साथ में अन्य 4 देशों में। इसके साथ बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी। देखिए, जो बड़ी नदियां हैं पहले हम उन्हें सहायक तौर पे याद कर लेते हैं। जैसे कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी जो बड़ी नदी है वो है अलकनंदा। अलकनंदा के बाद आएगी मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद आएगी यमुना, यमुना के बाद आएगी चंबल, चंबल के बाद आएगी सोन, सोन के बाद आएगी रामगंगा, कोशी, फिर ब्रह्मपुत्र। मतलब ये महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी नदियां हैं सहायक नदियों में जो आपको याद करना है। उसके बाद जब आप डायग्राम पढ़ेंगे तो एक के बाद एक हम नदियों को देखेंगे कि नदियां कहाँ पे, कौन सी नदी कहाँ पर गंगा से आकर मिलती है और कौन सी चीज वहां पर कहलाती है। प्रयागों की बात की जाए तो गंगा नदी के द्वारा 5 प्रयागों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें ही पंच प्रयाग कहा जाता है। ये प्रयाग क्या होते हैं, देखिए, जब एक नदी होती है, जैसे कि गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी में क्योंकि ये बहुत ही विशाल नदी है और इस नदी पर जब कोई दूसरी विशाल नदी आकर मिलती है तो जो उनका संगम है वही प्रयाग कहलाता है। तो सिर्फ गंगा नदी के साथ ऐसा है कि ये 5 प्रयाग बनाती है। ये प्रयाग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे बनते हैं, अब हम इसको समझेंगे। देखिए, जो हमारी गंगा नदी है वो उसका उद्गम अगर हम शुरू से देखना चाहें तो उद्गम कहाँ से हुआ है, तो हमने पढ़ा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, गंगा नदी प्रारंभ में गंगा का नाम कहाँ से पड़ता है, तो गंगा नदी का नाम यहाँ से गंगा पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर ये 5 प्रयाग बना चुकी होती है। किसके साथ, अलग अलग नदियों के साथ। जैसे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से, बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ का जो शतोपंथ ग्लेशियर है उससे अलकनंदा नदी निकलती है और अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो वहीं पर उसी पर धौली गंगा नदी आकर मिलती है और धौली गंगा नदी जब यहाँ आकर मिलती है तो यहाँ पर पहले प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग, जिसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। देखिए, पहले आ गई अलकनंदा नदी, ऊपर से आ रही है अलकनंदा और अलकनंदा से आकर फिर मिलती है धौली गंगा। और अलकनंदा और धौली गंगा जो है, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इनके ही प्रयाग को, जो इनका संगम होता है, उसे ही विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अब धौली गंगा तो मिल गई, धौली गंगा के बाद जो दूसरी नदी आकर मिलती है उसे कहा जाता है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, नंद वाला, नंदाकिनी। और नंदाकिनी जो प्रयाग बनाती है वो कहलाता है नंद प्रयाग। देखिए, अलकनंदा ऊपर से आ रही है, सबसे पहले इसमें धौली गंगा मिली, जो धौली गंगा मिलती है उसे विष्णु प्रयाग, उसके नीचे नंदाकिनी मिलती है जिसे नंद प्रयाग कहा जाता है।
उसके बाद अलकनंदा जो कि ऊपर से आ रही है, इसी में ये दो नदियां मिल गई। इसके बाद एक और नदी मिलती है जिसे कहा जाता है पिंडर नदी, और पिंडर नदी जब मिलती है तो यहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। पिंडर नदी मिलती है तो पिंडर नदी यहाँ पर जब मिलती है तो वहां पर कर्णप्रयाग बनता है। ठीक, अलकनंदा, धौली गंगा के नीचे हम देखते हैं कौन सी नदी, नंदाकिनी, नंदाकिनी के नीचे देखते हैं हम पिंडर नदी। इसके बाद यहाँ पे जब हम देखते हैं दूसरी तरफ में गंगा नदी, मतलब अलकनंदा के दूसरी तरफ में केदारनाथ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी, और वो आकर अलकनंदा पर मिलती है और जहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। ठीक, मतलब यहां से धौली गंगा मिल गई, धौली गंगा के नीचे एक और नदी मिली नंदाकिनी, नंदाकिनी के नीचे पिंडर। इस साइड से हम देखते हैं तो मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकलती है और आकर अलकनंदा पर मिल जाती है, और जब मंदाकिनी मिलती है तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग नाम पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भागीरथी नदी निकलती है अब गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिला, गंगोत्री ग्लेशियर और उत्तराखंड से निकलती है और निकलकर आकर अलकनंदा में मिलती है, और जहां पर ये देवप्रयाग का निर्माण करती है, और यहां से गंगा का वास्तविक नाम गंगा पड़ता है। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। तो गंगा का वास्तविक नाम कहां पर पड़ा, तो इस क्षेत्र पे गंगा का वास्तविक नाम गंगा पड़ता है। किस नदी से मिलने से, तो देखिए जो हमारी भागीरथी नदी है वह जब अलकनंदा से मिलती है जो कि ऊपर से ऑलरेडी आ रही होती है, तो यहाँ पर दोनों नदी के संगम पर देवप्रयाग का निर्माण होता है और गंगा नदी का वास्तविक नाम गंगा पड़ता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार दो क्षेत्र पड़ जाते हैं। मतलब अब यहाँ से जो आगे गंगा नदी जो जाएगी उसका नाम गंगा होगा, मतलब अब इसका नाम परिवर्तित हो गया, अलकनंदा से गंगा हो गया। तो ऋषिकेश में इसे गंगा और हरिद्वार में भी इसे गंगा, और इसके बाद अन्य राज्यों में भी इसे गंगा ही कहा जाता है। गंगा नदी का दो नाम और परिवर्तित होते हैं जो कि आगे चल के परिवर्तन होंगे पश्चिम बंगाल के बाद में। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से भागीरथी नदी जब गंगा में अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर इसके मिलने से पहले एक और नदी आती है जो कि भागीरथी से मिलती है। फिर से क्लियर करते हैं। देखिए, जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी अलकनंदा में मिलती है उसके पहले एक नदी और आकर भागीरथी पर मिलती है, वो नदी है भिलंगना। और भिलंगना नदी जब मिलती है भागीरथी से तो वहां पर एक डैम का निर्माण किया जाता है जिसे कहा गया है टिहरी डैम, और टिहरी डैम के ऊपर एक और बांध बना है जिसे कहा जाता है कोटेश्वर महादेव बांध। मतलब दो बांध हो गए, पहला हो गया कोटेश्वर महादेव बांध, दूसरा हो गया टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है, और उसके ही आगे कोटेश्वर महादेव बांध। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ से एक नदी आती है यमुना नदी, और यमुना नदी सीधे यहाँ कहीं आकर नहीं मिलती, मतलब यह सीधे राज्य परिवर्तित करती है और उत्तर प्रदेश के पास आकर गंगा में मिलती है। ये हरिद्वार और ऋषिकेश के पास गंगा से नहीं मिलती है। यमुना नदी में सबसे पहली सहायक नदी होती है टोंस, जो सबसे पहले उससे आकर मिलती है। उसके बाद जो अगली सहायक नदी होती है वो होती है हिंडन। यमुना की बात की जाए तो यमुना नदी में मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी जो है चंबल नदी वो जाकर मिलती है, और चंबल की और सहायक जैसे कि बेतवा, धसान, काली सिंध आदि नदियां सबसे पहले चंबल में मिलती हैं, और उसके बाद ये सारी नदी मिलकर यमुना में मिलती हैं। और यमुना नदी बाद में आगे आकर गंगा से मिलती है प्रयागराज यूपी के पास में। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अलकनंदा आ रही है, उसके बाद धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, उसके नीचे नंदाकिनी मिलती है, फिर पिंडर नदी आती है, इस साइड देखेंगे तो मंदाकिनी, और उसके बाद हमने देखा भागीरथी नदी आकर गंगा से मिलती है। भागीरथी के बाद में हम सीधे नीचे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के पास, वहां पे एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा, वो आके यहाँ पर गंगा से मिलती है। उसके बाद मिलती है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की बहुत बड़ी सहायक नदियों में से एक है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा जल लाती है, और बहुत सारी इसकी भी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो कि पहले यमुना से मिलती हैं, उसके बाद ये आकर गंगा में मिलती है। अब यमुना की सबसे जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो हो जाती है चंबल, जो कि मध्य प्रदेश से जिसका उद्गम होता है। चंबल का उद्गम की बात की जाए तो चंबल का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर की महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से बनेगा क्वेश्चन? ज्यादा से ज्यादा राज्य पूछेगा, राज्य नहीं पूछ रहा तो आपसे जिला पूछेगा, जिला नहीं तो तहसील पूछेगा, तहसील नहीं तो क्षेत्र पूछेगा, किस क्षेत्र से, किस पहाड़ी से हुआ है, तो जाना पाव पहाड़ी से जो है वो चंबल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर है बनास,
काली सिंध, पार्वती, शिप्रा आदि सभी नदियां इसकी सहायक नदी है और जो कि आकर यमुना में मिल जाती हैं। इसके बाद ये कहाँ पर ये गंगा में मिलती है यमुना नदी, तो यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पास पर जो यमुना नदी है वो गंगा में आकर मिलती है। अब देखिए, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक के भाग में, मतलब हमने देखा कि गंगा को गंगा यहाँ पे उत्तराखंड में कहा गया, उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर देखते हैं रामगंगा यहाँ आकर उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। उसके बाद चंबल नदी आती है जो कि यमुना की सहायक नदी है और ये यमुना में अपनी नदियों का जल छोड़ती है और उसके बाद यमुना नदी आकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। इसके बाद महत्वपूर्ण कौन कौन सी नदियां मिलती है, जो होती है, एक होती है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी जो है वो चौसा बिहार में गंगा से आकर मिलती है, चौसा बिहार में वो गंगा से आकर मिलती है। टोस नदी की बात की जाए तो टोस नदी जो है वह टोस नदी की बात की जाए तो टोस नदी जो है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है और सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी भी डायरेक्ट गंगा में ही मिलती है। सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो सोन नदी जो है वो गंगा में पटना के क्षेत्र पर मिलती है। यहां तक का समझ में आया। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि टोस नदी सीधे सीधे गंगा में आकर मिलती है, सोन नदी गंगा में सीधे सीधे आकर मिलती है और जब सोन नदी गंगा में आकर मिलती है तो ये महात्मा गांधी सेतु बनाती है। कहां पर बनाती है, तो पटना में। मतलब सोन नदी जब गंगा में आकर सीधे पटना में मिलती है तो यहाँ पर एक सेतु बनाती है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो गंगा नदी से ही ऊपर से आती है हुगली नदी, हुगली नीचे से आती है हुगली नदी और हुगली नदी की सहायक नदी होती है दामोदर। मतलब दामोदर अपना जल जो है वो हुगली में छोड़ती है और हुगली जो है अपना जल जो है वो गंगा नदी पर लाकर छोड़ती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो यह नदी जो है इसमें आकर कोशी नदी मिलती है। कोशी, देखिए कोशी कहाँ मिलती है गंगा नदी पर, तो कोशी भागलपुर बिहार पर कोशी जो है गंगा नदी से मिलती है। कोशी की बात की जाए तो कोशी बिहार का शोक कहलाती है। साथ ही साथ में इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो तिब्बत से इसका उद्गम हुआ है। कोशी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो तिब्बत से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, फिर कोशी की बात करते, कोशी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो हुगली नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है और हुगली पे ये आकर गंगा से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद इसमें महानंदा, जमुना और साथ ही साथ में मेघना नदी आकर मिलती है। अच्छा, महानंदा और जमुना और मेघना, देखिए जमुना नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र का है और जो कि बांग्लादेश में बदल जाता है। जैसे कि बांग्लादेश में गंगा का नाम यहाँ के बाद से पद्मा पड़ जाता है, वैसे ही जमुना का नाम भी, मतलब ब्रह्मपुत्र का नाम भी बदलकर जमुना हो जाता है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो अब गंगा से सबसे पहले महानंदा नदी मिलती है, उसके बाद मिलती है जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्रा नदी, लेकिन इसके बाद गंगा का नाम नहीं परिवर्तित होता। इसके बाद जो आखिरी नदी मिलती है गंगा में उसका नाम होता है मेघना और इसके बाद गंगा का नाम परिवर्तित हो जाता है और इसका नाम पड़ जाता है मेघना। तो अर्थात क्वेश्चन ये बना कि गंगा नदी का प्रारंभ कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग नाम क्या, तो भागीरथी, और जब अलकनंदा से मिली तो इसका नाम गंगा। इसके बाद नाम परिवर्तित हुआ बांग्लादेश में जब पड़ा पद्मा। उसके बाद नाम जो परिवर्तित हुआ वो था अंतिम नाम जो कि इसके मुहाने के समय बनता है, जब मुहाने में जब ये समाती है तब बनता है और वो नाम होता है मेघना। अर्थात बंगाल की खाड़ी में समाते समय गंगा का क्या नाम था, तो मेघना नाम था। और उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गंगा नदी का उद्गम, जब गंगा का प्रॉपर उद्गम पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री था, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ से जो यमुना नदी निकलती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि देखिए गंगा नदी पर जो बांध बना हुआ है वो है टिहरी बांध। किस किस नदी के संगम पर है, तो भागीरथी नदी और भिलंगना के संगम पर। कोटेश्वर महादेव बांध कहाँ है, तो यहीं पे टिहरी बांध के पहले जो है कोटेश्वर महादेव बांध बना हुआ है। फरक्का बैराज पूछा जा सकता है, फरक्का बैराज कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर फरक्का बैराज बना हुआ है। हुगली नदी जब गंगा नदी पर मिलती है तब जो है फरक्का बैराज बांध का निर्माण होता है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ बना है, तो जब सोन नदी जो है वह पटना में गंगा से मिलती है तो वह महात्मा गांधी सेतु का निर्माण होता है। अब बात की जाए इन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उद्गम हमने देख लिया, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम हुआ है
मुहाने की बात करते हैं तो मुहाना ये कहाँ पर बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये जो है मुहाना बनाती है। लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। साथ ही साथ में विस्तार की बात की जाए तो 4 देशों के साथ इसका विस्तार है और साथ ही साथ में भारत में कुल 15 राज्यों में इसके अपवाह तंत्र का विस्तार है। ठीक, ये गंगा नदी का विस्तार नहीं है, इसके पूरे अपवाह तंत्र का विस्तार है। बात करते हैं प्रयाग की, तो पंच प्रयाग बनाती है। कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। उपनाम की बात की जाए तो गंगा नदी का उपनाम क्या क्या है, देखिए हमने देख लिया। भागीरथी भी बोला जाता है, पद्मा भी कहा जाता है, इसे मेघना भी कहा जाता है, साथ ही साथ में भारत की जीवन रेखा कहा जा सकता है, अमृत नदी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण चीजें क्या है गंगा नदी में। ये महत्वपूर्ण हमने पढ़ लिया कौन कौन से बांध है, जैसे कि टिहरी बांध, कोटेश्वर महादेव, फरक्का बैराज और महात्मा गांधी सेतु। योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, तो देखिए नमामि गंगे योजना चल रही है गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए। साथ ही साथ में अब हम देखते हैं कि और क्या चीजें हो गई। ठीक, देखिए अब हमने पूरा गंगा नदी के बारे में खत्म कर लिया है, सारी चीजें हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ ली। अच्छा, आपको पता होगा गंगा नदी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से उसका पानी खराब नहीं होता, लेकिन प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर रहे हैं और जिसकी वजह से अब गंगा नदी का पानी भी दूषित होने लगा है। इसके कारण गंगा नदी को बचाने के लिए नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है। साथ ही साथ में हर हर गंगे नामक एक योजना अलग से चलाई जा रही है, कुछ राज्यों के द्वारा भी चलाई जा रही है गंगा नदी को साफ रखने के लिए। देखिए आज की हमारी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने गंगा नदी के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ बच गया होगा हम उसको कवर कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ पर नहीं आई। इसके बाद हम जो अगला नदी तंत्र पढ़ेंगे वो होगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्र बस थे जो बड़े हैं, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे वो, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं तो उन्हें हम थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।